बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग के अंदर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट किसे कहते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाया क्यों जाता है, इसके अलावा हम इसकी एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ये जो टॉपिक है हमारे बीकॉम पार्ट 1 में प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है उसका टॉपिक है और एग्ज़ाम में अक्सर ये सवाल आ जाता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट किसे कहते हैं। इसमें हमारे पास दो तरह की स्टेटमेंट होती है। एक तो हमारी कहलाती है कैश बुक और दूसरी हमारी कहलाती है पासबुक। कैश बुक जो होती है वो हमारी कंपनी की होती है जो अकाउंटेंट्स और बुक कीपर्स वगैरह बनाते हैं, और दूसरे नंबर पे हमारे पास स्टेटमेंट होती है पासबुक, जिसे हम बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये हमें बैंक इशू करता है। अब दोनों के स्टेटमेंट जो हम चल रहे होते हैं उन दोनों में डिफरेंस आ रहा होता है बैलेंसेस के अंदर। इन दोनों बैलेंसेस को रिकन्साइल करने को, चेक करने को, टैली करने को बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का नाम दिया जाता है। ज़्यादातर कंपनीज़ में जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनती है वो डेली बेसिस पर बनती है, यानी कि अकाउंटेंट और बुक कीपर्स जो होते हैं वो डेली बेस पर ये काम कर रहे होते हैं, यानी अपनी कैश बुक को पासबुक के साथ रिकन्साइल कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। क्योंकि इस तरह की कंपनीज़ में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो होती है वो ज़्यादा होती हैं, इस वजह से अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो डेली बेस पे ये काम कर रहे होते हैं। जबकि कुछ कंपनीज़ में वीकली बेस पे या 3 से 4 दिन के बाद भी ये बैंक रिकन्सिलिएशन बननी होती है। वो डिपेंड कर रहा होता है कि नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस उस कंपनी में कितनी है। अब इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि पासबुक में और कैश बुक में डिफरेंस आता क्यों है। सबसे नंबर 1 पर पॉइंट है हमारा चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, यानी हमने चेक डिपॉजिट तो करवा दिया लेकिन बैंक ने है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया। अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ वजूहत हो सकती है जिसकी वजह से हमारी अकाउंट में वो पैसा अकाउंट चेक डिपॉजिट नहीं हो सका। नंबर 1 रीज़न ये हो सकती है चेक में कोई ओवर राइटिंग हो जाए, या फिर कभी कभार ये होता है कि स्टैम्प नहीं लग पाता चेक पे। सेकंड ये रीज़न हो सकती है, ज़्यादातर जो देखा गया है कि जिस कस्टमर का चेक होता है वो उस कस्टमर के अकाउंट में पैसे नहीं होते, जिसकी वजह से हमारा चेक जो है वो बाउंस हो जाता है। यानी हमने तो अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी, अब वो बैंक में वो चेक जो है वो डिपॉजिट नहीं हो सका, इस वजह से हमारे बैलेंस में वो पासबुक के बैलेंस में यानी कि बैंक स्टेटमेंट में फ़र्क आ जाता है। सेकंड हमारा पॉइंट है चेक इशूड और ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट इन द बैंक। अब मिसाल के तो हमने किसी सप्लायर को चेक इशू किया, हमने तो अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी है, पेमेंट वाले कॉलम में हमने एंट्री कर दी है, लेकिन उस सप्लायर ने वो चेक जो चेक हमने इशू किया है वो बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, बैंक में डिपॉजिट नहीं किया अपने अकाउंट में। जाहिर सी बात है जब वो चेक बैंक में जाएगा नहीं तो बैंक में से लेस भी नहीं होगा, तो इस वजह से हमारे कैश बुक में और पासबुक में फ़र्क आ जाता है। सेकंड रीज़न ये हो गया है। थर्ड हमारा पॉइंट है डिविडेंड इनकम और इंश्योरेंस क्लेम कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। डिविडेंड इनकम जो होती है जब हम किसी कंपनी के शेयर्स ख़रीदते हैं वो साल के आखिर में या 6 महीने बाद डिविडेंड इशू करते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देते हैं, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। मुख्तसर फ़िलहाल मैंने अभी डेफिनेशन बता दी। और इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है, अगर हमने किसी कंपनी से इंश्योरेंस करवाया होता है, किसी इंश्योरेंस कंपनी से हमने इंश्योरेंस करवाया होता है, और अगर ड्यूरिंग द पीरियड हमारी वो चीज़ डैमेज हो जाती है तो हम वो इंश्योरेंस क्लेम कर देते हैं ताकि उसका हर्जाना हमें मिल सके। और जब ये हर्जाना इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है हमें तो उसको कहते हैं इंश्योरेंस क्लेम। ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली अगर डिपॉजिट हो जाए हमारे अकाउंट में और हमें कैश बुक में अकाउंटेंट को यानी कंपनी को हमें पता ना चल सके कि ये डिविडेंड या इंश्योरेंस क्लेम जो है वो डिपॉजिट हुआ है हमारे अकाउंट में, तो इस वजह से भी हमारे कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस आ जाता है। चौथा हमारा पॉइंट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, यानी जिस बैंक में हमने अकाउंट खोला हुआ है उस अकाउंट में हमें प्रॉफिट मिला है
जिसको हम आम अल्फाज में सूद भी बोलते हैं, वो सूद बैंक ने हमें अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, जिसकी नॉलेज हमें नहीं हो सकी, वो कैश बुक में एंट्री नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ये कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस आ जाता है। अब फिफ्थ हमारा पॉइंट है बैंक चार्जेस बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, यानी बैंक ने हमारी मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स पे बैंक चार्जेस डिटेक्ट कर लिए हैं, जो जिसका हमें पता नहीं चल सका, इस वजह से भी डिफरेंस आ जाता है कैश बुक में और पासबुक में। सिक्स हमारा पॉइंट है डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय द कस्टमर, किसी कस्टमर ने हमारी ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन हमें नहीं पता चल सका, या डायरेक्टली चेक हमारे अकाउंट में कस्टमर का जमा हो गया है, जिसकी वजह से कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस आ जाता है। अब सातवां हमारा पॉइंट है एनी एरर डन आइदर इन कैश बुक और इन द पासबुक। देखिए, कैश बुक में जो एंट्रीज कर रहा होता है वो अकाउंटेंट या बुक कीपर कर रहा होता है, गलती अकाउंटेंट से भी हो सकती है और बैंक वाले से भी हो सकती है। जाहिर सी बात है, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, अकाउंटेंट से भी हो सकती है या बैंकर से भी हो सकती है। तो अकाउंट जहाँ से भी गलती हो, चाहे कैश बुक में गलती हो चाहे पासबुक में गलती हो, तो उसको फिर सही कर दिया जाता है। और इस तरह की चीज़ें रिकन्सिलिएशन में ही पता चलती है, और इस वजह से कैश बुक में और पासबुक में फ़र्क आता है। और यही देखिए, साथ मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इन्हीं पॉइंट्स की वजह से डेली बेस पे या वीकली बेस पे हर कंपनी के अंदर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बन रही होती है। अब यहाँ पे एक मैं बात बताता चलूँ कि कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो हमारा डेबिट बैलेंस कहलाता है, क्योंकि बैंक जो है हमारा एसेट कहलाता है, और एसेट जो है हमेशा वो डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट होता है, जबकि बैंक में यही बैलेंस क्रेडिट बैलेंस कहलाता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। बैंक हमारे एसेट को, हमारे पैसे को एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहा होता है, इसलिए वो अपने पास एज अ क्रेडिट रिकॉर्ड करता है। अब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जो सवाल आ रहे होते हैं वो तीन तरह से पूछे जा सकते हैं, यानी तीन कंडीशंस अप्लाई हो रही होती है। पहली हमारी कंडीशन है कि इफ़ कैश बुक एंड पासबुक बोथ बैलेंसेस आर गिवन, यानी पहली कंडीशन में ये होगा कि आपके पास कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस, दोनों का बैलेंस सवाल में गिवन होगा और उन दोनों में डिफरेंस होगा। सेकंड कंडीशन ये होगी इफ़ ओनली कैश बुक बैलेंस आर गिवन, यानी सिर्फ कैश बुक का बैलेंस आपको दे दिया जाएगा। और तीसरी कंडीशन सवाल में ये होगी इफ़ पासबुक बैलेंस आर गिवन, यानी कि सवाल में सिर्फ पासबुक का बैलेंस जो है वो आपको दे दिया जाएगा और आपको सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम पहली कंडीशन को देख लेते हैं कि पहली कंडीशन के तहत किस तरीके से सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारे स्क्रीन पे एक प्रॉब्लम डिस्प्ले हो गई है जिसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व करने की एक मैं टेक्निक आपको बता दूं। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें, सबसे पहले उस सवाल की रिक्वायरमेंट ढूंढें कि रिक्वायरमेंट किस जगह पे, क्योंकि रिक्वायरमेंट से ही पता चलता है कि सवाल वो किस चीज़ का सवाल है, किस टॉपिक से रिलेटेड सवाल है, किस चैप्टर का सवाल है, और प्लस ये हमने सवाल को किस तरह से सॉल्व करना है। क्योंकि पेपर में कभी कभी तो बता दिया जाता है कि ये सवाल जो है वो इस चैप्टर से लिया गया, हेडिंग करके बता दिया जाता है, हेडिंग शो करके बता दिया जाता है कि इस चैप्टर से हमने ये सवाल लिया हुआ है। लेकिन अक्सर औकात ये होता है कि सवाल दे दी जाता है लेकिन बताया नहीं जाता कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो सबसे पहले उस सवाल की आप रिक्वायरमेंट ढूंढें, जो कि ज़्यादातर नीचे ही होती है सवाल के। उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ें, उसको समझें कि सवाल में आपसे पूछा क्या जा रहा है।